490 ईसा पूर्व में पहला फारस युद्ध थोड़े समय का था। फारस ने लगभग 20,000 पैदल सैनिकों और 800 घुड़सवारों को छोटी सी फौज एथेंस को सबक सिखाने के लिए भेजी, क्योंकि एथेंस ने एशिया माइनर में एक छापामारी में भाग लिया था। यूनानियों ने 10,000 सैनिकों के साथ एटिक प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर मैराथन के मैदान में उस फौज का मुकाबला किया। यूनानी रणकौशल, उनके बढ़िया वक्तर और नई व्यूह रचना का संयोजन इस युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ और फारसी सेना को खदेड़ दिया गया। एथेंस के संदेशवाहक फेडी पिंडसन को इस अनुरोध के साथ स्पार्टा भेजा गया कि जब फारस की फौज मैराथन मैदान में कदम रखे तो यूनान की मदद की जाए। वह 2 दिनों में 240 किलोमीटर अर्थात 150 मील दौड़ा। फिर वह मैराथन शहर के समीप युद्ध स्थल से 40 किलोमीटर अर्थात 26 मील दौड़ कर एथेंस गया। मैराथन के युद्ध में फारस पर यूनान की विजय की घोषणा करने के लिए इस संदेश के साथ साथ कि हम जीत गए हैं, संदेश तो उसने पहुंचा दिया, लेकिन बहुत अधिक थकान के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। 479 ईसा पूर्व का दूसरा फारसी युद्ध बिल्कुल दूसरी तरह का था। फारस के बादशाह खसियार शाह ने एक बहुत बड़े बेड़े और 1 लाख से अधिक सैनिकों की फौज के साथ ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। थर्मोपिलाई में स्पार्टा की सेना को बड़े संघर्ष में पराजित करने के बाद फारसियों ने मध्य यूनान पर कब्जा कर लिया और यूनानी सेना पेलोपोनेसक के दक्षिण की ओर पीछे हट गई। एटिक प्रायद्वीप पर कब्जा हो गया और एथेंस लूटपाट का शिकार हुआ। तथापि समुद्री लड़ाई में यूनानियों ने सेलेसिस की खाड़ी में फारसी बेड़े को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खसियार शाह तुरंत पीछे हट गया और एशिया की ओर चला गया। तत्पश्चात अगले वर्ष उसे प्लातैया के युद्ध में करारी मैदानी हार मिली, जिसमें यूनानी कवच और राजनीति को श्रेष्ठता निर्णायक सिद्ध हुई। फारसी विस्तारवाद फिर कभी यूनान के लिए खतरा नहीं बना। फारसी युद्ध ने एक जीवंत सांस्कृतिक क्षेत्र को तोड़फोड़ दिया और एक विभाजित एशिया एवं यूरोप की धारणा पक्की हो गई। फारसी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यूनान और निकट पूर्व के बीच एक अवरोध उत्पन्न करता था, जिसने फोनीशिया, लिडिया, मिस्र अर्थात इजिप्ट समेत एक जीवंत सांस्कृतिक क्षेत्र तथा निकट पूर्व की अन्य संस्कृतियों को भंग कर दिया। उस अवरोध को अगली शताब्दी के मध्य तक तोड़ा नहीं जा सका और एक विभाजित एशिया एवं यूरोप की धारणा स्थायी हो गई। फारस का खतरा दूर कर दिए जाने के बाद यूनानी संघ हेलेनिक लीग के सदस्यों के बीच छोटे मोटे टंटे और कासुनी शुरू हो गई। स्पार्टा को जब लगा कि उसका काम पूरा हो गया है, वह संगठन से अलग हो गया और एथेंस ने लीग को अपने नियंत्रण में ले लिया। थेमिस्टोकिल्स और किमोन के नेतृत्व में एथेंस ने संघ को पुनर्गठित कर उसे डेलियन लीग का नाम दिया। इस संगठन में लगभग 150 नगर राज्य थे और नेतृत्व एथेंस के हाथों में था। अपने सैन्य बल का निर्माण करने के लिए अन्य सदस्य राज्यों से प्राप्त आर्थिक अंशदान का उपयोग
करके एथेंस ने यूनानी संघ को वस्तुतः निजी साम्राज्य में बदल दिया